हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे चैप्टर में हम लोग कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, उसके फीचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसके कॉजेस क्या है, मतलब कब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ रही है, क्यों आ रही है, वो सभी रीजंस हम लोग पढ़ेंगे। पर उसके लिए सबसे पहले हमको जो पता होना चाहिए वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, मतलब हमारी कंट्री का रेसिडेंट और सामने वाली कंट्री का रेसिडेंट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, से फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऐसी कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं किसी और कंट्री के साथ, तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हम लोग ऐसे सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो किसी एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में हो रहे हैं, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको सभी चीजें रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसको हम लोग वन साइडेड पेमेंट बोलते हैं। सबसे पहले मीनिंग रीड कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन in goods, services and assets between the resident of a country and resident of a country for a given period of time, मतलब एक साल के लिए। नॉर्मली बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो पूरे एक साल के लिए बनाते हैं, दैट इज एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1st of April to 31st of March। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरे साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं अकाउंटिंग ईयर में, वो सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, मीनिंग क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही हो, मतलब अगर मैंने पैसा दिया है, सामने कुछ रिसीव किया है, तो वो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगे ही, लेकिन अगर कोई वन साइडेड पेमेंट है तो वन साइडेड पेमेंट भी क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, डोनेशंस। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने हमारी कंट्री को डोनेशन दिया है, कुछ ग्रांट्स मिला है हमको, तो वो चीज भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर पेमेंट है तो भी रिकॉर्ड करना है, अगर पेमेंट नहीं है, एज सच सिर्फ वन साइडेड पेमेंट है, तो भी हम उस चीज को क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, बेसिकली टाइम डायमेंशन की बात है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, हमको जितने टाइम के लिए बनाना हो बना सकते हैं। बट यूजुअली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा, 1st अप्रैल से 31st ऑफ मार्च के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड लास्ट, एनी ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन अ पेमेंट टू फॉरेनर्स इज एंटर्ड एज डेबिट एंड इज गिवन ए नेगेटिव साइन। जैसे अकाउंट्स में हम लोग देखते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इनकम है उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में अप्लाई करेंगे। यानी अगर हमारी कंट्री को पैसा मिल रहा है, हम लोग फंड रिसीव कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। और अगर हम लोग पे कर रहे हैं, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, फंड्स जा रहे हैं, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर है तो हम लोग उसको नेगेटिव साइन देंगे, और अगर हमारी कंट्री के लिए इनकम है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे। सेम टू सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। याद क्या रखना है, एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, और अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको हम लोग कॉम्पोनेंट्स भी बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक है करंट अकाउंट एंड एक है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली फ्रेंड्स ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जहां पे हम लोग गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शंस में हम लोग एंटर करते हैं, तो वो सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर आता है। बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन जो मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा हूँ, इंटरेस्ट के लिए, या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। अब करंट अकाउंट में कौन सी आइटम्स कवर होती है, हमको यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड।
मतलब हम लोग जब गुड्स में डील करते हैं, अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, गुड्स यहां से किसी और कंट्री में भेज रहे हैं, तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर सेम तरीके से गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, मतलब मैंने अगर किसी और कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया है, तो उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो सबसे पहली चीज तो गुड्स का एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, वो दोनों ही चीजों को हम लोग कंपल्सरीली क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस होगा। सो हमें ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री नॉर्मली फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फॉलो करे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस है फ्रेंड्स। जब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स को कंसीडर कर रहे हैं। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो हम लोग उसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, वो सभी चीजें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब हमने अभी तक सिर्फ गुड्स की बात की है। सो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको मर्केंडाइज अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ गुड्स की बात की है। और इसको हम लोग विजिबल आइटम्स क्यों बोलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग गुड्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। गुड्स को हम लोग देख सकते हैं कि बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मर्केंडाइज अकाउंट या फिर विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है करंट अकाउंट के अंदर, वो आएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दैट इज इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड। अब यहां पे सर्विसेज की बात की है। सर्विसेज में हम लोग देखें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारे तरह की सर्विसेज होती है। हम लोग सर्विसेज को भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर फिर से वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैंने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है तो मेरी कंट्री फंड रिसीव करेगी, और अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसी और कंट्री से सर्विस अवेल करता हूं, तो मुझे पे करना है, मतलब हम लोग डेबिट साइड में उस चीज को एंटर करेंगे। यहां पे हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो है दो चीज, वो है फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। मतलब अगर मैं ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे कि वेजेस, लेबर की सर्विस है, तो वेजेस की अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब चीजों की बात करें तो फैक्टर इनकम में आता है। जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ऐसी कोई सर्विस की बात करते हैं तो वो नॉन फैक्टर इनकम में आता है। और सर्विसेज में भी जैसे हमने गुड्स में कंपेयर किया था फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग सर्विसेज में भी देख सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है सर्विसेज का तो फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा। और इनविजिबल अकाउंट को, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सर्विस अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे बेसिकली हमने क्या देखा है, तो सिर्फ सर्विसेज। अभी तक हमने दो पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट वाज विजिबल आइटम्स एंड सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। मैंने पहले भी बताया यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट। मतलब मैंने किसी कंट्री को कुछ पे किया है, सामने मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा हूं, वो क्या है, वन साइडेड पेमेंट है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी कंट्री से गिफ्ट रिसीव कर रहा हूं, डोनेशन रिसीव कर रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं बट इन टर्न हम लोग कुछ पे नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर में कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट यूनिलैटरल ट्रांसफर है, एक ही कंट्री के साइड से ट्रांजैक्शन हुआ है, बट फिर भी हम कंपल्सरीली इस चीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हो, गवर्नमेंट के थ्रू हो, या किसी भी चीज के थ्रू। सो वॉर इंडेमनिटीज, गिफ्ट फ्रॉम द रेसिडेंट रिलेटिव्स फ्रॉम अनदर कंट्री, ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सो फ्रेंड्स, करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने तीन चीजें देखी है, गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री। मतलब मेरी कंट्री के एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर अगर थोड़ा भी इंपैक्ट आ रहा है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, सो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। सो बेसिकली कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट which records all those transactions which affects the assets and liabilities of the country। हमारी कंट्री के एसेट्स या फिर लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमको दिया है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम लोग एफडीआई की बात करें, यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है, एक्विजिशन ऑफ ए फर्म इन
इन वन कंट्री बाय फर्म इन अनदर कंट्री। अगर मैं यहाँ से किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी और कंट्री में कोई फर्म है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है मैंने, सो बेसिकली क्या है, एफडीआई है। और अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, हम लोग उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सेम तरीके से ऑपोजिट भी सोच सकते हैं हम लोग कि अगर किसी और कंट्री ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, हमारी कंट्री के कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए पैसा आ रहा है, मतलब उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट हो गया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फ्रेंड्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की, मतलब अगर मैं यहां से मेरी कंट्री से किसी और कंट्री के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो पैसा जा रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। किसी और कंट्री ने हमारी कंट्री के शेयर्स, डिबेंचर्स परचेस किए हैं, हमारे वहां पे जो बिजनेस है उसके, सो पैसा आ रहा है, उसको क्रेडिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक 2 ट्रांजेक्शन हुए। अब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन। जब हम लोग लोन की बात करते हैं, हमारी कंट्री किसी और कंट्री से लोन ले सकती है, बट लोन भी 2 तरीके से होती है। जब हमारी कंट्री लोन ले रही है तो कौन सी 2 लोन हो सकती है, यहां पर हमको दिया है। फर्स्ट इज कॉमर्शियल बोरिंग एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। जब मेरी कंट्री किसी और कंट्री से लोन ले रही है और अगर वो कॉमर्शियल बोरिंग के फॉर्म में है, तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा मुझसे, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है अभी मार्केट में, वही इंटरेस्ट क्या करेंगे वो लोग हमसे चार्ज करेंगे। लेकिन वही अगर मेरी कंट्री किसी और कंट्री से लोन ले रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, जब हम लोग एक्सटर्नल असिस्टेंस के फॉर्म में लोन लेते हैं तो यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए लोन ले रहे हैं वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए। सो अगर आपकी लोन डेवलपमेंट पर्पस के लिए है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो दोनों लोन में जो बेसिकली डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं वो इंटरेस्ट का ही है। कॉमर्शियल बोरिंग में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और एक्सटर्नल असिस्टेंस में कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। मतलब 2 कंट्रीज की बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सभी ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट यहां पे हमको एक चीज का ध्यान रखना है, कौन से ट्रांजेक्शंस, तो सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में हो रहे हैं। यानी अगर सेंट्रल बैंक का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है किसी और कंट्री के साथ, तो उन ट्रांजेक्शंस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो हमने 4 चीजें देखी कैपिटल अकाउंट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में कवर होती है। सो याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। 2 अलग अलग टॉपिक है, एक है ऑटोनोमस आइटम्स और एक होता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। जब हम लोग ऑटोनोमस आइटम्स की बात करते हैं, these are those transactions which are done for the purpose of earning profit और interest income। मैंने अगर प्रॉफिट कमाने के लिए या इंटरेस्ट कमाने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, सो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस बोल सकता हूं या ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकता हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट होगा, ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। अगर मैंने सर्विस एक्सपोर्ट की है, मुझे प्रॉफिट होगा, ये भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। मेरी कंट्री ने किसी और कंट्री को लोन दी है, हमने लोन क्यों दी है, तो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, और इंटरेस्ट मिलेगा, सो अगेन इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। सो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में हमको पर्पस याद रखना है, इट इज डन इन ऑर्डर टू रिसीव प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम। अब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों चीज आ सकती है फ्रेंड्स, करंट अकाउंट भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्जांपल दिए, वो करंट अकाउंट में आता है। जब मैंने लोन की बात की तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। सो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स बोथ करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। एंड फ्रेंड्स ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस को अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। हम उसको अबव द लाइन आइटम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके आने से पहले के जो भी ट्रांजेक्शंस है उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम से पहले के ये ट्रांजेक्शंस थे,
इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबव द लाइन आइटम्स। सो हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले मीनिंग, मतलब हमने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्यों किया है, तो प्रॉफिट या इंटरेस्ट के लिए। दूसरी चीज, उसके अंदर दोनों चीज आएगी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे। एंड लास्ट, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। सो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब फ्रेंड्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए किए जाते हैं। नॉर्मली इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर से फॉर एग्जांपल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट टैली नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा, सो उसके लिए हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन्स करेंगे, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। सो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमको दोनों चीज को इक्वल करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड को, इसीलिए मैंने वो ट्रांजेक्शन्स किया है। बट हमको याद रखना है कि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आएंगे। कभी भी हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड 12,000 है, लेकिन इनकम यानी क्रेडिट साइड सिर्फ 10,000 है, अब मुझे अगर इक्वल करना है तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा चाहिए। वो 2,000 अगर मैं लोन के फॉर्म में किसी और कंट्री से लेके आ रहा हूं, सो ये 2,000 क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को टैली करना है। और अगर टैली करना है इन दोनों को, ये जो ट्रांजेक्शन किया है मैंने लोन का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकोमोडेटिंग आइटम। बट याद रखना, एकोमोडेटिंग आइटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। हम लोग उसको बिलो द लाइन आइटम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ट्रांजेक्शन्स अकर होने के बाद हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल कर सकें, डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली कर सकें। सो दो अलग अलग चीजें हैं, एक है एकोमोडेटिंग एंड एक हमने पहले पढ़ा वो है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। नॉर्मली इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी दो चीजें इंटरसेक्ट करती है या फिर इक्वल रहती है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डिसइक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड मैच नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम तो फ्रेंड्स बहुत इजी है कि अगर मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली हो गया, उसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट डिसइक्विलिब्रियम क्या है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं डिसइक्विलिब्रियम को लेके। जैसे अगर बहुत लोग ऐसा मानते हैं रिसिप्ट्स ज्यादा है, मतलब अगर सरप्लस है तो फिर हम लोग उसको डिसइक्विलिब्रियम नहीं बोलते। ऐसा नहीं होता, सरप्लस एंड डेफिसिट दोनों ही केस में डिसइक्विलिब्रियम होता है। मतलब अगर मेरी इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो भी उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब डेफिसिट है, तो भी हम उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों साइड मैच होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी साइड मैच नहीं हो रही है, फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो वो कंपल्सरीली डिसइक्विलिब्रियम का ही केस होगा, चाहे वो सरप्लस हो या डेफिसिट हो। सो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। अब फ्रेंड्स, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन मतलब क्या, नॉर्मली अगर हम लोगों को कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी और कंट्री के साथ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारे सभी ट्रांजेक्शन्स आरबीआई के थ्रू होते हैं। यानी बेसिकली जो रूट है वो आरबीआई का रूट है, जिसके थ्रू मैं ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर सकता हूं। अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि इनकम की अगर मैं बात करूं, इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, जो ऑफिशियल रिजर्व है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास है, उसमें जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगर पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, कॉजेस बिहाइंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने हर बार देखा डेफिसिट आती है, बट डेफिसिट क्यों आती है उसका रीजन हमको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से हम लोग डेफिसिट फेस करते हैं, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो रहा है और हमारी इनकम साइड कम हो रही है। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमको दिया है, रीजन दिया है, वो है ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर।
अगर हमारी कंट्री डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल्स है, मशीनरीज है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम लोग डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं, किसी और कंट्री से मशीनरी और वो सब इंपोर्ट करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मतलब बेसिकली हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। जितना ज़्यादा इंपोर्ट करोगे, खर्चा करोगे, उतना डेबिट में एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा नेगेटिव साइन में। सो सबसे पहली चीज़, अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ सकती है। ये फर्स्ट रीजन था। सेकेंड रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ती जा रही है। एवरेज डेटा के हिसाब से 2.2% पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। अब अगर इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सबकी डिमांड को सेटिस्फाई करना भी बहुत टफ है। और सभी की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गुड्स को। और जहां मैं हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी और कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करूंगा, वहां पे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने लगेगा, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाएगा। और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग डेफिसिट फेस करेंगे। सो अभी तक हमने 2 रीजन देखे। फर्स्ट है ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट, थर्ड फ्रेंड्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू चेंज ऑफ टेस्ट। अगर से फॉर एग्जांपल कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, चाहे कोई भी रीजन हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या कोई भी चीज की वजह से, अगर फॉरेन कंट्री में टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, अचानक से उन्होंने हमारी कंट्री से गुड्स मंगवाना बंद कर दिया या कम कर दिया, मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि सडन बेसिस पे अगर सपोज करो किसी कंट्री का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो सडन बेसिस पे मैं उनके जो गुड्स है, उनको जिस तरह के गुड्स चाहिए वैसे शायद मैं प्रोवाइड ना कर सकूं। और जहां मेरी एक्सपोर्ट डिमांड कम होने लगेगी, वहां मेरी एक्सपोर्ट इनकम कम होगी। मतलब बेसिकली क्रेडिट साइड पे जो इनकम शो कर रहे हैं हम लोग, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। और अगर इनकम कम हो रही है तो भी हम लोग क्या फेस करेंगे, डेफिसिट फेस करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की बात की है फ्रेंड्स। इन्फ्लेशन यानी नॉर्मली हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल। कंट्री में बेसिकली मोस्ट ऑफ द गुड्स का अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, या फिर मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब अगर मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो शायद एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री को हमारे गुड्स कॉस्टली लग रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट हाँ, ऑन दी अदर साइड अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट तो मेरे लिए अभी भी चीप है, क्योंकि मेरे वहां पे गुड्स कॉस्टली है, तो मैं किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर सकता हूं। सो इंपोर्ट बढ़ेगा तो भी हमारा बिल बढ़ते जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो जाएगी। यानी इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ सकती है, डेफिसिट आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब हम लोग फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे चेंज होगा हमारी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट आएगा। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं, हमारे कंट्री की एक्सटर्नल वैल्यू, हमारे कंट्री की करेंसी जो भी है, अगर एप्रिशिएट हो रही है, मतलब हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ रही है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी ऐसा तो अच्छी बात है, बट एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम लोगों को अगर दूसरी कंट्री से गुड्स मंगवाने तो वो हमारे लिए चीप है, क्योंकि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। अगर मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो मैं किसी कंट्री से गुड्स मंगवा सकता हूं, बट क्या दूसरी कंट्री मुझसे गुड्स मंगवा पाएगी? नहीं। सो करेंसी एप्रिशिएट होने की वजह से बेसिकली धीरे धीरे हमारे एक्सपोर्ट डिमांड क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। और इसकी वजह से भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ सकता है, डेफिसिट आ सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड डेट बर्डन। बहुत बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम लोग डेवलपमेंट पर्पस के लिए या ऐसी कोई भी चीजों के लिए फंड रेस करना चाहते हैं। फंड कैसे रेस करेंगे, तो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ऐसे कोई भी फॉर्म में मैं किसी और कंट्री को ये सब चीजें इश्यू कर सकता हूं और दूसरी कंट्री से फाइनेंस रेस कर सकता हूं। फाइनेंस रेस तो कर लिया, लेकिन मुझे उसके ऊपर रिटर्न भी देना होता है, जैसे कि डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, वो सभी चीजें। सो इसकी वजह से हमारा डेट बर्डन जो है, मतलब मैंने पैसा लिया है वो तो ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, बट उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट अमाउंट ये सब भी रीपे करनी है। सो हमारी कंट्री का डेट बर्डन बढ़ते जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर साइड बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर साल मैं डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम पे करूंगा दूसरी कंट्रीज को। सो बेसिकली हमारा डेट बर्डन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, हमारी कंट्री में डेफिसिट आते जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स,
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखा देखी। ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, बट हम लोग किसी और कंट्री को देख के उसका कल्चर कॉपी कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन पैटर्न कॉपी कर रहे हैं। मैं शायद उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री को कॉपी करना चाहते हैं। और अगर हम लोग किसी और कंट्री का कंजम्पशन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज है, फिर से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये कॉजेस थे, ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग डेफिसिट फेस करते हैं। सो आई होप सभी को बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके कॉजेस, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, ये सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।